नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं जाति की और हाथी की। पहले चरण का मतदान मुकम्मल हो चुका है। ईवीएम में 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत, 21 राज्य के हैं ये, 17 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। लेकिन कुछ इशारे भी मिलने लगे हैं कि ये चुनाव मुद्दा विहीन, और बहुत से लोग जो कह रहे हैं विपक्ष विहीन चुनाव, एक इशारा भी करता दिखाई दे रहा है। और इशारा क्या मिल रहा है, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ज्यादा फोकस हमारा रहने वाला है उत्तर प्रदेश पर। 80 सीटों वाला राज्य, दिल्ली की गद्दी का रास्ता, पुरानी कहावत है, लखनऊ से होकर गुजरता है। और वहां पर 8 सीटों पर मतदान हो गया। और 2019 से थोड़ा अलहदा भी है इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। 2019 में बुआ और बबुआ यानी कि मायावती, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अखिलेश यादव साथ चले थे। और कागजों पर गठबंधन जबरदस्त लग रहा था। मैथमेटिक्स, जो गणित था, कि दिक्कत में डाल देगा बीजेपी को। लेकिन केमिस्ट्री क्या नहीं बन पाई, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं, या कहा उन्होंने। 2019 के चुनाव के बाद बीएसपी को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी के खाते में गई 15। बीजेपी अपने बलबूते 62 सीटें लाने में कामयाब हुई। पर एक बड़ा पर है यहां पर। बहुत से लोग एक चीज को नजरअंदाज कर गए, और वो क्या, 2019 का चुनाव, मोदी का करिश्मा, मोदी का जादू, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पुट, और साथ में एक लाभार्थी जाति की बात करने वाले हैं ना, जन कल्याणकारी नीतियां, उससे एक लाभार्थी जाति भी बनी। और ऐसे वोट डाले कि बीजेपी 303 सीट जीतने में कामयाब रही। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था। ज्यादातर लोगों ने एक बात मिस कर दी। उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द जितने राज्य हैं, हरियाणा 10 की 10 बीजेपी, राजस्थान 25 की 25 बीजेपी, उत्तराखंड 5 की 5 बीजेपी, मध्य प्रदेश 29 में से 28, छत्तीसगढ़ 11 में से 10। तो यहां पर स्ट्राइक रेट जो था वो 95% से 100% के बीच में था। दरअसल उत्तर प्रदेश में थोड़ा डेंट हुआ। यह जातीय समीकरण हुआ क्या, हिंदू तो बन गया वोटर। और यहां पर जाति की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी से उभरी। वो पहले एक विशुद्ध ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, लेकिन बाद में सिर्फ कमंडल नहीं, मंडल भी ऐसा साधा, और उस साधने में प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक तौर पर यह कहना 2014 के चुनाव से पहले कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, तो एक सोशल कोएलिशन, एक रेनबो कोएलिशन बनी। पिछड़ा वर्ग बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ जाता दिखा। सोशल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती दिखी। मंडलीकरण हो गया बीजेपी का। और सबसे ज्यादा नुकसान उसमें किनका हुआ, क्षत्रपों का। जो क्षत्रप थे, खास मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, एक जाति की पहचान भी थी, वही उनका वोट बैंक था। मुलायम सिंह यादव हो MY मुस्लिम यादव, लालू प्रसाद यादव हो MY मुस्लिम यादव, मायावती दलित समाज की रहनुमाई करती हुई दिखाई दी। तो आज इसीलिए मैं जाति और हाथी की बात करने वाला हूं। हमने पहले चरण में यह पाया कि जातियों का यकायक बोलबाला फिर से सुनाई दिया। 2019 में नहीं सुनाई दे रहा था कि जी राजपूत नाराज हैं, त्यागी अपने उम्मीदवार के हिसाब से वोट दे रहे हैं, गुज्जर बट रहे हैं, और दलित समाज
2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, 22% से मायावती का जो वोट बैंक था 2017 के विधानसभा चुनाव, 19% था लोकसभा चुनाव में 2019 के, पर वो सारी सीटों पर नहीं लड़ी थी। तो मैं 22% में 9% की गिरावट आई मायावती के वोट बैंक में। और जानकारों का यह मानना है कि इसमें अधिकतर नहीं तो अधिकतर पुट वो बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दिया। और लोगों ने आरोप लगाए, राजनीतिक पार्टियों ने, कि हाथी तो है बीजेपी का साथी, बी टीम बन गई है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इस बार मायावती अपने पत्ते बहुत दबा कर रखे हुए, शी इज कीपिंग हर कार्ड्स क्लोज टू हर हार्ट। और उनके भतीजे आकाश वो आजकल खुलकर बोल रहे हैं और निशाना बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर साध रहे हैं। अब जब यह आरोप लगता है कि वो बी टीम हो गई हैं, तो मैं कुछ सीटों का जिक्र करना चाहूंगा। खेल समझिए, इसी का आकलन करेंगे हम। जौनपुर में बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया। मुंबई से वापस लौटे वो 40 साल बाद अपनी मातृभूमि, और उनके खिलाफ बाबू सिंह कुशवाहा उतारा समाजवादी पार्टी ने। तो उन्होंने धनंजय सिंह जो जेल में भेज दिए गए हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया। ये तो बीजेपी के लिए नुकसान की बात हो गई। और मैनपुरी में बीजेपी के जयवीर सिंह हैं, उनके खिलाफ डिंपल यादव, यानी कि डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को उतारा बीजेपी ने। तो बीएसपी ने एक यादव उतार दिया, शिव प्रसाद यादव। आजमगढ़ में इसके उलट हुआ। निरहुआ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ धर्मेंद्र यादव को उतारा गया। इस इलाके में राजभर वोट भी बहुत अहमियत रखते हैं और इसीलिए हर कोई ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में रखना चाहता है। पर मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भीम राजभर को वहां से उतार दिया। तो निरहुआ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। मेरठ में रामायण के राम अरुण गोविल बीजेपी ने उतारे और एक जाटव को उतार दिया समाजवादी पार्टी ने, सुनीता वर्मा। तो बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को उतार दिया। अब मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि पंचायत हो रही थी ठाकुरों की कि बीजेपी को साथ नहीं देंगे, हमें उम्मीदवार ही नहीं दिए। बस एक मुरादाबाद से ठाकुर उम्मीदवार था, उनका भी देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, चुनाव के बाद हुआ है। त्यागी भी नाराज दिख रहे थे। अब ये त्यागियों की नाराजगी क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी? अमरोहा में सपा ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने दानिश अली को उतारा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को उतार दिया, एक मुसलमान को। और यह सिलसिला बहुत लंबा चल रहा है। अलीगढ़ में सतीश गौतम एक ब्राह्मण है, हितेंद्र कुमार एक ब्राह्मण को उतार दिया मायावती ने। मथुरा में हेमा मालिनी जाट हैं, वो जाट परिवार में ब्याही गई हैं। सुरेश सिंह बीएसपी ने एक जाट को उतार दिया। गौतम बुद्ध नगर में महेश वर्मा जो ब्राह्मण हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी एक ठाकुर को उतार दिया। राजपूतों की नाराजगी का क्या फायदा उठाना चाह रही हैं। गाजियाबाद में भी एक राजपूत उतार दिया मायावती ने। बस्ती में ब्राह्मण उम्मीदवार है बीजेपी का, तो ब्राह्मण उतार दिया मायावती ने। और बागपत में एक वैश्य को उतार दिया, आरएलडी का उम्मीदवार है राजकुमार सांगवान। तो ये क्या खेल हो रहे हैं? और खुद मायावती के लिए अपना वोट बैंक भी रख पाना कितनी बड़ी चुनौती है। जो 9% वोट बैंक शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ, क्या वो वापस लेने में कामयाब होंगी मायावती? तो इसका नुकसान किसको होगा? या मायावती का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा? भाई विधानसभा में एक सीट जीत पाई 403 में से। 10 जो सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से भी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कोई बीजेपी जा रहा है, कोई कांग्रेस जा रहा है। तो ये अस्तित्व की भी लड़ाई है मायावती की। पर उससे बड़ी बात
जाति जो कड़वी हकीकत है फिर से सर उठाती दिख रही है क्या, और इसके आने वाले 6 चरणों के लिए क्या मायने होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चुनाव में चला धर्म चला या जाति हाथी किसका साथी, और पहले चरण की माया किसने कितना दम दिखाया, ये जातियों के संदर्भ में भी मैं सवाल पूछ रहा हूं। और आज जैसा मैं हर इतवार को करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, सिर्फ देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, और उनमें सबसे पहले परिचय कराऊंगा एक राजनीतिक विश्लेषक का। प्रोफेसर बद्री नारायण समाजशास्त्री भी हैं और जाति के इस खेल को परखते रहते हैं। विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी हमारे संगी हैं और पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं, पर हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हम कुलीग्स रहे हैं, साथ में काम किया। मनोज राजन त्रिपाठी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर नब्ज ये पहचानते हैं, नस टटोलते रहते हैं, गली खड़ोंजे कस्बे शहर नगर हर जगह ये जूते घिसा चुके हैं। तो ऐसे में बद्री, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है, इस चुनाव में जाति फिर से फुंकार मार रही है क्या, सर उठाती दिख रही है? पहला ही चरण हुआ है लेकिन 102 सीटों से कुछ बानगी मिलती है। देखिए संदीप जी, जाति तो हमेशा रहती है, जाति कभी खत्म नहीं होती है। और लेकिन ये है कि जाति का असर्शन जो होता है वो कई बार हमें दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। लेकिन इस बार, और ये जो आपने कहा ना कि एक नई जाति बेनिफिशियरी जाति बनी है, वो इस बार भी काम कर रही है। लेकिन ये है कि इस बार जातियां अपनी छोटी छोटी आइडेंटिटीज को भी, क्योंकि चुनाव एक ऐसा मौका है जिसमें सबको अपने असर्शन के लिए एक स्पेस मिलता है। तो किसी को लगता है कि भाई हमको हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, हमारी जाति का टिकट नहीं मिला, तो वो आइडेंटिटीज काम करती हैं। नहीं, 2019 में काफी हद तक जाति गौण होती दिखी थी, हिंदुत्व काल ज्यादा चला था, तो मतलब आम आदमी हिंदू हो गया था। नहीं, इस बार हिंदू जो हिंदू आइडेंटिटी है वो तो बहुत भीतर भीतर प्रवाहित हो रहा है, वो बहुत असर्ट नहीं कर रहा है। जो राम जन्मभूमि मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला है जो उनको, वो भीतर भीतर बह रहा है। ऊपर से उसके बाद प्राइमरी कंडीशन तो यह है कि हम हिंदू हैं सब, इसके बाद भी हमें तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए जातियों का, तो वो सवाल खड़ा होके आ जाता है। तो उसमें कई बार आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। और नहीं, कई बार ये देखिए बद्री, मैंने भी बहुत सारे चुनाव देख लिए, अब बाल मेरे भी ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। कुछ होता है, छोटी मोटी छिटपुट होती है, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं। हर कोई राजनीति में जो कार्यकर्ता होता है वो चाहता है मेरा भी नंबर आ जाए, तो थोड़ी नाराजगी तो चल जाती है, वो होती है, दैट इज पार फॉर कॉज। ये हल्की फुल्की नाराजगी की बानगी ही दिख रही है, जैसे 24 हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं ठाकरों की, त्यागियों का जी हम तो उम्मीदवार देख कर देंगे, इस बार पार्टी देख कर नहीं देंगे। गुर्जरों में थोड़ी दो फाड़ दिख रही है। दलित किस तरफ जाएगा, मायावती के पास लौट सकता है क्या, या हमेशा के लिए साथ छोड़ता हुआ वो सिलसिला और आगे बढ़ेगा? ये क्या कुछ ट्रेंड दिख रही है आपको? ये दो तरह का एक ही साथ दो डिस्कोर्स चल रहा है। एक जो ये आपको सुनाई पड़ रहा है पंचायत ये वो, एक तो ये चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक भीतर भीतर अंडर करेंट ऑफ मोबिलाइजेशन भी चल रहा है, और वो तीन आधारों पर चल रहा है। आपने एक शुरू में बहुत अच्छी बात कही कि ये चुनाव के मुद्दों का चुनाव नहीं है। मेरा मानना है कि ये चुनाव इमेज का चुनाव है, नैरेटिव का चुनाव नहीं है। और इमेज में दो इमेज उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी हैं, मोदी और योगी। उसके बाद ये सारी जो जातियों का असर्शंस वगैरह, ये आपको सेकेंडरी चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये अपना असर डालेगी, कुछ माइनस कर सकती है, कुछ जोड़ सकती हैं। लेकिन आप देखिए, आपको कुछ जो डोमिनेंट जातियां हैं उनमें ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियां हैं, ओबीसीज में, एमबीसीज में, दलित में, जिनके कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, जिनमें कोई आपको इस तरह नहीं ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा। मैं एक उदाहरण दे दूं। मुजफ्फरनगर में मायावती ने प्रजापति को चुनाव में उतार दिया,
तो वहां पर वो समाज जो बीजेपी की तरफ जाता दिखा था वो थोड़ा चितकता दिख रहा है। सैनियों में नाराजगी, वो भी अपनी पहचान, जी हमारे उम्मीदवार कितने, हर कोई अब ये गिनने लगा है। ये चीजें पहले हुआ करती थी, 10 साल में नहीं दिखी। हाँ नहीं, लेकिन जो मायावती की राजनीति है वो हमेशा इसी तरह से रहती है, और इस राजनीति में इस बार उन्होंने वो डबल एज स्वॉर्ड के रूप में काम कर रही है। वो दोनों तरफ काट रही है। आपने जो जो कैलकुलेशंस में दिखाया सीटों का, जो उसमें भी ये साफ दिखता है कि कई जगह वो बीजेपी को काट रही है, कई जगह उसको काट रही है, समाजवादी पार्टी को काट रही है, और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है मायावती का। वो जो कैंडिडेट विनेबल नहीं भी हो सकते हैं, प्राय विनेबल नहीं होंगे, लेकिन वो वोट काट के इस बार अपनी जो वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यू, वो स्थापित करना चाहती हैं। और आपने ये सुना होगा, आपके साथ रिपोर्टर्स ने बताया भी होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार दलितों ने कहा हम किसी एजेंडे पर वोट नहीं दे रहे हैं, किसी इशू पर वोट नहीं दे रहे हैं, पार्टी को बचाना है, हम अपनी पार्टी को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। बहुत जगह जो हाथी को दलितों का वोट मिला है वो मायावती को, जो आपने कहा, अस्तित्व बचाने के लिए, भाई पार्टी खत्म हो जाएगी तो वोट हमें देना है मायावती को इस पर। तो मैं ये भी हुआ है। इसमें जातिगत जनगणना का कितना पुट है? जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी, उसको उतना ही हक मिलना चाहिए, ये एक नैरेटिव भी चला था। उसकी भी जो आपने करंट छोड़िए, अंडर करंट दिख रहा है क्या उसका? क्योंकि ये चुनाव बड़ा चुप्पी वाला चुनाव है, बड़ा शांत मौन चुनाव है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि चुनाव चुप्पी वाला चुनाव है, और इसमें बहुत तरह के अंडर करेंट्स काम कर रहे हैं। एक जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जातीय जनगणना का नहीं, जातीय स्मिता जनगणना के अतिरिक्त काम करती। जनगणना का होता तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चले जाते, वो बीएसपी की तरफ भी जा रहे हैं, वो बहुत सारी कैंडिडेट्स की तरफ जा रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं अपनी तरह से। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो अंडर करेंट है वो ये है कि जाति इस बार रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि क्या होता है जब एक बार बड़ी आइडेंटिटी फैल जाती है, माइक्रो आइडेंटिटी, तो माइक्रो आइडेंटिटीज अपना महत्व खोने लगती है। वो एक समय तक चलता है, फिर वो माइक्रो आइडेंटिटी असर्ट करने लगती है। तो ये माइक्रो आइडेंटिटी के असर्शन का भी चुनाव है, और मायावती इस बार उसका फायदा उठा रही है। और ये अगर जो बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने में मायावती की बड़ी भूमिका है। उन्होंने जातियों के रिप्रेजेंटेशनल फाइट को बढ़ाया है टिकट दे देकर। तो ये बढ़ गया है, ये जाति का पुट फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। विनोद, ये हाथी किसका साथी और ये किसकी खड़ी फसल, राजनीतिक फसल की बात कर रहा हूं, किसको बर्बाद करने वाला है? देखिए, हाथी जब चलता है तो उसकी चाल किधर होगी, वो कभी इस खेत को चरता है, कभी उस खेत को चरता है, कोई निश्चित चाल नहीं होती हाथी की। तो कहीं वो बीजेपी की फसल बर्बाद करेगा, कहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की फसल बर्बाद करेगा। तो इसलिए हाथी की चाल का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। ये कहना कि अकेले इंडिया गठबंधन की फसल को काट रहा है या खाली बीजेपी की फसल को काट रहा है। और देखिए, जाति संदीप इस देश का राजनीतिक यथार्थ है, और इसको संघ परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना के बाद हुए 1993 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में समझ लिया था, जब उनको खाली पता लग गया था कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वो वोट नहीं ले सकते। और इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग शब्द गढ़ा गया, और सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां थी उनको जोड़ने की कोशिश की गई, और कल्याण सिंह को मंडल और कमंडल दोनों का हीरो बना के पेश किया गया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से। 2014 और 2019 का चुनाव भी, हालांकि हम आप कह सकते हैं हिंदुत्व का ज्वार, राष्ट्रवाद का ज्वार था, लेकिन उसमें भी जातीय समीकरणों की ईंटें बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें हिंदुत्व का सीमेंट था, गवर्नेंस का पेंट था, और डेवलपमेंट का पलस्तर था। इसलिए जो है, ये कहना कि 2014 में जाति महत्वपूर्ण नहीं थी या जाति कमजोर थी, या 19 में, मैं इसको नहीं मानता। जाति महत्वपूर्ण थी, और जाति चली गई थी बीजेपी के साथ, हिंदुत्व के साथ साथ। इसलिए जाति और हिंदुत्व का एक समन्वय हो गया था 2014-2019 में। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से अगर पुट करूं विनोद, वो दरअसल लाभार्थी जाति क्रिएट कर दी थी। भाई लाभार्थी जो है कि भाई किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, या शौचालय बन रहे हैं, या मकान बनाए जा रहे हैं, उसका ज्यादा गरीब गुरबे पर ज्यादा असर हुआ। वो कौन से हैं? वो पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वो लाभार्थी जाति बना दी। अब उसमें क्या, उसमें सेंधमारी हो रही है क्या? आप ये इशारा कर रहे हैं?
देखिए, लाभार्थी जो वर्ग बनाया वो एक तरह से आर्थिक वर्ग बना। जो लाभार्थी, उसको आप जाति भी कह दिए, लेकिन वो सामाजिक वर्ग नहीं था, वो एक आर्थिक वर्ग था। और उसने 2019 में और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो आर्थिक वर्ग बनता है, ये इतना सामाजिक वर्ग की तरह सीमेंटेड नहीं होता, उसका स्थायी भाव नहीं होता। आप याद कीजिए, 2009 में मनरेगा का फायदा मिला कांग्रेस को, कर्ज माफी का फायदा मिला, उसमें भी एक लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ था, लेकिन 2014 में वो नहीं मिला। तो इसलिए इस बार जो 2024 के चुनाव में सिर्फ लाभार्थी वर्ग जो है वो बीजेपी के नैया पार लगाने वाला नहीं है। उसके लिए उसको पुरानी जातियों को जोड़ना होगा, और हिंदुत्व, जाति समीकरण और आर्थिक वर्ग सब मिला करके अगर काम करेंगे। लेकिन इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं विचलन है उस लाभार्थी वर्ग के बीच में भी। लाभार्थी वर्ग के बीच में क्या यही वजह है कि जातिगत जनगणना जब पिछले साल अगस्त से एक चर्चा का विषय बना, मुख्य धारा में आया, 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी किए, फिर आरक्षण भी लागू किया, उन नीतीश ने जो अब इंडिया छोड़कर एनडीए के गठबंधन में आ गए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी काट क्या निकाली थी कि देखिए देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो वो समझ तो गए थे कि ये खेल कुछ बिगड़ सकता है, ये लाभार्थी जाति, जन कल्याण, हिंदू का चोगा उड़ाना। पर क्या ये खेल थोड़ा सा खुल रहा है अब, विजय? बिल्कुल आपने ठीक पहचान रहे हैं। आप नब्ज जो है ना हिंदुस्तान के बहुत बारीकी से समझते हैं। देखिए, जो बात हो रही है कि जाति एक तो कभी खत्म नहीं हुई, उस पर कोई ना कोई एक मुलम्मा उड़ा दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की, जितना मैं समझता हूँ, उसकी हमेशा चिंता रही कि ये जो जाति पर जो मुलम्मा जो चढ़ाया जा रहा है वो उतरे नहीं, तो उससे वो हिंदू बना रहे। और जातियां उसकी जो है उसका थोड़ा बहुत असर्शन है, थोड़ी सी नाराजगी नहीं, है। उसमें भी एक ट्रांजिशन आई ना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 अपना कैंपेन जब शुरू किया कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, और फिर धीरे धीरे अब 2024 आते आते कि भाई जाति नहीं, ये तो गरीब, युवा, अन्नदाता, बिल्कुल ठीक है, नारी की बात है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि हम, मतलब जो भी उनका वोटर है वो हिंदू के तौर पर रिप्रेजेंट करे, जाति के तौर पर ना करे। और जहाँ भी आप पूरा इलेक्टोरल जो हमारा मैप है हिंदुस्तान का, जहाँ भी जाति डोमिनेंस करती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी परेशानी होती है। भले ही आज सबसे ज़्यादा दलित और जो ओबीसी एमपीज हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी वो परेशान होती है। 29 मंत्री थे भाई, पिछड़ी जाति के 29 थे और 86 के करीबन एमपीज थे। हाँ। इसलिए वो बिहार उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है, दोनों जुड़े हुए राज्य होते हुए भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि वहां जाति का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है हिंदू से ऊपर। उत्तर प्रदेश में जाति पर हिंदू का मुलम्मा चढ़ जाता है तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो वो कोशिश लगातार, मैं राजस्थान राज्य की भी बात कर लूं, वहां से भी जो खबरें आ रही हैं, उसमें भी जाति 12 सीटों पर वहां पर जाट समुदाय, राजपूत क्या कह रहे हैं, गुज्जर क्या कह रहे हैं, वो अलग अलग खबरें आ रही हैं। मतलब ये 2019 में ये आपने सुर सुने थे क्या? नहीं, वो नहीं थे उस समय, नहीं थे ना, वही कह रहा हूं कि वो उस समय नहीं थे, तो इसलिए वो आसान रहा और आप 282 से 303 पर पहुंच गए। और अभी जो हुआ खासतौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जो जिस तरह से चल रहा है समाज का, जातियों का, राजपूत, जाट, और ये नाराजगी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। मतलब एक सामान्य जो होती है नाराजगी वो ठीक है, लेकिन राजपूतों का जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन पर हुआ, और पहचान की भी बात हो गई यार, भाई हमारे कितने आदमियों को टिकट दिया, पहचान के नाम पर गुस्सा दिखाई देता ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही उम्मीदवार को दिया, अब आप गिनने लगे, तो वो इसका मतलब उसकी नाराजगी बढ़ रही है। यदि वो गिन रहे होते हैं तो इसका मतलब वो नाराजगी बढ़ रही है, और उसको कैसे एडजस्ट किया जाए वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है। और बीजेपी ने कोशिश की है, और यदि आपको ध्यान हो तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स उतारे उसमें जो चेंज भी किए हैं, बदले भी हैं, उसमें ज़्यादातर उसी जाति या उसी समाज के लोगों को रखा है, ताकि एक नाराजगी कैंडिडेट को हटाने से भी होती है, वो नाराजगी ना हो। ज़्यादातर जगहों पर ऐसा किया गया कि मान लीजिए ब्राह्मण हटाया तो ब्राह्मण को लगाया, राजपूत लगाया तो राजपूत को लगाया, कुर्मी की जगह कुर्मी, मोटे तौर पर ऐसा कोशिश की गई ताकि वो नाराजगी नहीं बढ़े। अब एक जो मूल प्रश्न जो आप जिस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं बीएसपी को लेकर, बीएसपी को प्रोफेसर बद्रीनारायण ने बहुत स्टडी किया है, किताब भी उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी किताब लिखी। लेकिन मुझे जो बीएसपी समझ में आती है वो हमेशा, हम कहते हैं कि बीजेपी का सपोर्ट करती है, बीजेपी का सपोर्ट करती है वो, लेकिन वो सिर्फ अपने पर फोकस करती है, किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा। और इसीलिए वो प्री पोल अलायंसेस पर नहीं जाती।
पोस्ट पोल पर जाती है। प्री पोल में अपनी ताकत जैसे भी बनाई जा सके वो बनाए, और उसके बाद पोस्ट पोल में कैसे किया जा सकता है। लेकिन कितने बड़े चैलेंज पे चल रही है वो मैं अभी देख रहा था कि बीजेपी की सभा का एक मंच बना हुआ और उस पर नारा लिखा हुआ है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। इसका मतलब बीएसपी को एक चैलेंज बड़ा लग रहा है कि आज 25 साल बाद बीएसपी के नीला झंडा और हाथी पहचान जो है, हाथी निशान जो है ना, पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए बीएसपी का नारा हुआ करता था एक बार कि तलवार वाला, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, और दूसरा फिर उसके बाद जब बदला तो वो कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उससे अलग होकर आज वो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रही है। और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या बीएसपी का जो वोटर बीजेपी के साथ चला गया था वो वापस आएगा, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। यदि कुछ कैंडिडेट्स के साथ, जैसे हमने कैंडिडेट्स का जिक्र किया, तो नहीं, कैंडिडेट्स के साथ बड़े दिलचस्प है। मैं 8 सीटों की बात करूं, मुजफ्फरनगर में तो वो प्रजापति खड़ा कर रही है तो बीजेपी को नुकसान है। बागपत में वैश को खड़ा कर रही है, अभी वहां पर 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। या आप खड़ा कर दें एक त्यागी को मेरठ में, तो वो कैंडिडेट के तौर पर उसके साथ आएगा। ये कहना कि बीजेपी बी टीम है, नहीं वो नहीं, बीजेपी की बीएसपी वो तो कतई नहीं दिख रहा है। नहीं, वो होती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि वो प्री पोल अलायंस में बीएसपी हमेशा कोशिश करती है कि अपनी ताकत बना ली जाए, ठीक है, है, ताकत हो जाए, उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस में उस पर जो भी डील करनी है या जो भी समझौता करना, मतलब वो किया जाए। नहीं, आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया, डील ही हो रही है आजकल। राजनीति में डील ही होती है, समझौते तो वो वही वहां वो मुलम्मा उड़ाया जाता है। पर मनोज, जाति और हाथी कैसे आंक रहे हैं, खास उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? संदीप, देखिए कि ये वही मायावती है जिन्होंने लालजी टंडन से राखी बंधवाई। ये वही मायावती हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए जिद पर अड़ गई थी अलायंस करने के बाद। ये वही मायावती हैं जिन्होंने मेटल और केमिकल को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण और दलितों को एक तौर पर मिलाने की कोशिश की। 2019 में यही मायावती मीम और भीम के नाम पर लड़ी थी, जब मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए थे। इस बार भी 25% दिए गए, लेकिन 19 में ज्यादा टिकट दिए गए थे। ये वही मायावती हैं जो मुलायम सिंह जिनके कट्टर दुश्मन थे, उन्हीं के बेटे से बाद में उन्होंने अलायंस किया और बुआ बबुआ का कॉम्बिनेशन बना, जैसा कि आपने बताया। सच बात तो यह है कि ये जितनी भी जातियां हैं, धानु, खटीक, कोरी, मौर्य, कुशवाहा, काछी, ये जितनी भी जातियां हैं, इसमें खासकर जो सबसे बड़ी जात है दैट इज जाटो, मोर देन 11 to 13%, ये मायावती का कोर वोट होता था। लेकिन मायावती के पिछले अगर चुनाव को देख लेंगे आप, तो एक बार उनके पास वो लोग कहते थे कि हाथी ने अंडा दिया है, 0 आया, फिर 10 आया। ये हाथी असल में उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लिए फैराडे का लॉ एक बार फिर अपने लिए लागू करना चाहती है। जो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनको एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये हाथी इस बार किसी की फसल रौंदने नहीं जा रहा, बल्कि अपनी फसल की बुआई का सीजन है उसके लिए। ये फसल बोने जा रहा है, क्योंकि जो अस्तित्व तो खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, जो जमीन चली गई है मायावती की उत्तर प्रदेश में, वो काशीराम का जो सॉफ्ट लाइनर लीडरशिप थी, उसमें अपने तेवर खोल के जो मायावती ने तेवर दिखाकर बसपा को एक एग्रेसिव पार्टी बनाया था। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वो हाथी नहीं गणेश है, तो ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और तिलक तलाजू और तलवार वाला नारा तो फेमस था ही। फिर मीम और भीम का नारा दिया गया। इस बार मायावती का सिंपल कंसंट्रेशन, सीधा एंगल सिर्फ इस खेत में जातियों के जरिए अपने वोट को वापस लेना, तो अपनी मतलब फसल आपने को उगाना, मनोज जो कहा, दूसरे की वो फसल किसी की इस बहाने रौंद जाए। फसल नहीं रौंद रही हैं, अपनी बुआई कर रही हैं अपने। पर वो खेत किसका है जहां बुआई कर रही है? अपने पास तो खेत है नहीं बीएसपी के पास। खेत उन जातियों का है, नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसके खेत में जाकर बुआई करेंगी? के पास भी नहीं बचे। एनडीए के खेत में बुआई ज्यादा कर रही हैं कि इंडिया के खेत में? ये तो हाँ बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वोटों का खेत है, उस पर लगातार 2014 के बाद जो कब्जा है, जो फसल उगाई जा रही है, जो खेती चल रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो नेचुरली जिस तरफ ये वोट चला गया है, खेत उजड़ेगा तो उसी का। आपने जितनी भी सीटें बताई हैं, चाहे बदायूं की हो, चाहे मेरठ में उन्होंने जिस तरीके से एक
नया प्रत्याशी दिया, बरेली का प्रत्याशी बदल दिया। जिस तरीके से वो खेला कर रही है, जिस तरीके से वो खेल कर रही है, उससे देखकर साफ नजर आ रहा है कि उनके टारगेट पे यादव वोट भी आ रहा है जैसे मैनपुरी, और उनके वोट में ब्राह्मण वोट आ रहा है जैसे बस्ती, वहां पे दयाशंकर मिश्रा को खड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो वो हर जगह पे अपना पुराने फार्मूले के तहत और बड़ा खेत अपनी फसल बीजेपी बो का रही है तो और बुआई actually वहां भाजपा ज्यादा की फसल करने की काटेगी। कोशिश है। अब जो पहला चरण हुआ है मनोज, ये पहले चरण में, और मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा, नाराजगी होती है अलग अलग समुदाय की, इसे छोटी मोटी नाराजगी माना जाए। ये राजपूतों की, त्यागियों की जो खबर आ रही है, अब अपने उम्मीदवार की बात करने लगे, पार्टी की बात नहीं हो रही है। ये एक ट्रेंड नई दिखी है 10 साल में, पहले तो ये होती ही थी, ये फिर से मुंह उबारती दिख रही है, या हम ओवर रीड कर रहे हैं? हम क्या, मैं ओवर रीड कर रहा हूं? अगर 2014 के पहले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जातियां ही चुनाव का आधार, नहीं, वो तो तब की बात वरना थी, पर कांग्रेस पिछले की 10 सालों से सत्ता ऐसा होती नहीं थी। हुआ। वही बता रहा हूं संदीप में कि 2014 के पहले जातियों का चुनाव होता था, 2014 के बाद ये जातियां, चाहे कुशवाहा हो या त्रिपाठी हो या यादव हो, जितने भी थे सब हिंदू हो गए थे। ये हिंदू यानी धर्म की राजनीति यहां पर शुरू हो गई थी। धीमे धीमे जो स्पैन गुजरा है, जो सरकार 10 साल रह चुकी है, अब एक बार फिर से उस वोट बैंक को धर्म से जातियों में टूटते हुए साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल साफ दिख रही है, इसीलिए जातियों की राजनीति हो रही। कोई भी पार्टी कहे, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पिछड़ी जात के हैं, तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि सैम पित्रोदा का असली नाम सैम विश्वकर्मा है। तो जातियों का खेल हमेशा यहां पर होता रहा है, और जनेऊधारी इस चुनाव में ब्राह्मण बताया साफ दिख खुद रहा को। है जातियों के जरिए ही वोटों की बस। नहीं, इंडिया गठबंधन तो जातिगत जनगणना की बात ही कर मुझे रहा राहुल है। गांधी की बात याद आ गई थी कि उन्होंने सैम, हाँ, और नहीं, जातिगत जनगणना की तो बात ही कर रहा है, वो जाति पर खेले। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों की बात की। इस खेल को कैसे आंकड़े? कुछ अलग होता दिख रहा है 2014-2019 के चुनाव से? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में देखें तो बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की विशेषता ये होती थी कि उनका जो जनाधार था, यानी उनका जो मूल आधार होता था, खासतौर से जाटव वोट, वो उसको ट्रांसफर करने की क्षमता रखती थी। वो किसी भी बिरादरी के उम्मीदवार को खड़ा करें, उस उम्मीदवार की कीमत इसलिए बढ़ जाती थी क्योंकि उसको उस इलाके का तमाम जाटव वोट मिल जाता था। हाँ, बंधा हुआ वोट मिल जाता था। फिर उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी बिरादरी का वोट कुछ लाए, और इस तरह वो टक्कर में आ जाता था। इस तरह मायावती का वोट भी बढ़ता था, राष्ट्रीय पार्टी भी इसी तरीके से बनी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में ये पहली बार दिखाई दिया कि वो अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाई। उनका वोट प्रतिशत 13% रह गया और उन्हें 1 सीट प्राप्त हुई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, उनकी पूरी राजनीति पर एक बहुत ही बड़ा मरणांतक प्रहार था, जिसका संशोधन वो इस चुनाव में करना चाहती हैं। वो इस चुनाव में दिखाना चाहती हैं कि हम अपना वोट गैर जाटव उम्मीदवारों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं जगह जगह। इसकी पूरी वो कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस दिन अगर लोकसभा चुनाव में भी ये दिख गया कि उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, वो फ्री फ्लोटिंग हो गया है, कुछ समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कुछ भाजपा में जा रहा है, थोड़ा बहुत मायावती के पास रह जा रहा है, कुछ निराश होकर खाली कुछ वोट डालने नहीं जा रहा है, तो मायावती की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और जो दलित ब्यूरोक्रेसी बीएसपी के पीछे है, उसको यकीन हो जाएगा कि ये नेता अब हमारे काम का नहीं रहा, और वो किसी दूसरे जाटव नेता की खोज में लग जाएंगे उत्तर प्रदेश में। उनके लिए चंद्रशेखर रावण लगातार दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं। वो दस्तक असल में दलित ब्यूरोक्रेट्स जो है देश के, उनके दिमागों पर दी जाने वाली दस्तक है कि अगर मायावती काम की नहीं रहेंगी तो हम हैं, हाँ, हम हैं जाटवों का नेतृत्व करने के लिए तैयार। हम वो काम करेंगे जो मायावती नहीं कर पा रही हैं। इसलिए इस चुनाव में वो एक आखिरी दांव एक बार फिर से लगा रही हैं। सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का खेल नहीं है, जो राजनीति का ही खेल नहीं है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, कांशीराम साफ कहा करते थे कि ये दलित ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाम सेफ के रूप में हमारा आधार है। पैसा भी शुरू में वहीं से आता था। देखिए, जो दलित ब्यूरोक्रेसी है एक बहुत बड़ी ताकत है भारत की राजनीति में, और वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में अपने आप को व्यक्त करती है। मायावती उसकी एक राजनीतिक भुजा है। तो
खेत की बुआई कर रहे हैं जैसे मनोज राजन ने कहा, या दरअसल फसल रौंदेंगे भी और अपनी फसल खड़ी भी दोनों करेंगे? काम देखिए, अब चुनाव में उम्मीदवार जो उसका फलितार्थ निकलेगा वो निकलेगा। हम सब लोग उसको 4 जून को देखेंगे। कहां वो वोट कटवा साबित होते हैं, कहां वो वोट खींचू साबित होते हैं, कहां वो अपना उम्मीदवार जिताते हुए लगते हैं, कहां वो दूसरे को हराते हुए लगते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। उन्होंने अपनी बिसात बिछा दी है। ये चुनाव है, चुनाव का नतीजा तो बादी में निकलता है। मुझे लगता है मायावती के लिए बिल्कुल करो मरो का खेल है। अगर इस बार भी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई तो खेल खत्म है। यही शब्द मैं इस्तेमाल करने वाला था और आपने वो कर भी दिया। पर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। अगर मैं थोड़ा खाका और खींचूं और ज्यादा अगर मैं बात करूं हिंदी पट्टी की, जहां पर जो मैंने शुरुआत में कहा, हम उत्तर प्रदेश के बारे में ये भूल जाते हैं कि वहां पर 80% से कम का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि बाकी सब जगह विजय वो 95 to 100% था। तो ये जाति का खेल सिर्फ यूपी तक सीमित है, ये पूरी हिंदी पट्टी में थोड़ी गूंज सुनाई देने लगी? देखिए, सभी जगह जाति कभी, जैसे मैं बिल्कुल बद्री से सहमत हूं और सब साथियों से सहमत हूं कि जाति कभी भी अंतिम रूप से पृष्ठभूमि में नहीं गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं, पृष्ठभूमि में नहीं, पर एक ये होता ना फ्रंट लाइन पर आ जाना, मुख्य धारा में। अब वो सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बनते हुए दिखाई भाई। मुझे देखिए, अभी कई चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में जातियों ने अपनी दावेदारियां की हैं। जो पोस्ट पोल सर्वे होता है, पोस्ट पोल सर्वे में निकल के आता है किस बिरादरी ने किसको वोट दिया, किस बिरादरी के कौन से हिस्से ने किसको वोट दिया। ये सारी चीजें, एक अंदाज उससे मिल सकता है। जातियों की भूमिका बहुत जबरदस्त है। और इस चुनाव में चूंकि इसके अंदर कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है, इसलिए जातियां प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं। कुछ जातियां ये फलानी पार्टी की हैं, कुछ जातियां ये इस पार्टी की हैं, पर अब उसमें भी दरारें आ गई हैं क्या, आती दिख रही हैं क्या? नहीं, दिखाई दे रही हैं। जैसे अभी मायावती जी के साथ बीएसपी का जिक्र किया, तो जो जाटा वोट बैंक का अभय जी भी जिक्र कर रहे थे, तो वो आज सिर्फ उनके साथ नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास जितना वोट बैंक दलितों का आया है, उसका मेजर हिस्सा तो मैं पहले चरण के आधार पर सवाल पूछ रहा हूँ। पहले चरण के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ दरारें हुई हैं। बिल्कुल एकदम ये कह देना कि इसी तरह से अब जाति के आधार पर पूरा वोट डाला जा रहा है या चुनाव होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दरारें उसमें दिखाई दे रही हैं जो 2019 के चुनाव में नहीं दिख रही थी। ये सीमेंट लग गया था उस पर। 2019 के चुनाव में वो सीमेंट लगा हुआ, सीमेंट प्लास्टर वाली बड़ी अच्छी एनालॉजी। तो वो उस प्लास्टर टूट रहा है ना। आजकल नए ऐड आते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो ऐसा प्लास्टर लगाए जो लंबा समय तक चले। तो वो प्लास्टर थोड़ा कमजोर था और उसमें दरारें आ रही हैं और वो जातियां थोड़ा सा निकल कर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और बढ़ती दिखाई देंगी क्या विनोद आपको? देखिए, पहली तो एक जो ये बड़ा सियासी मिथ क्रिएट किया जाता है कि बीएसपी का सारा वोट बीजेपी को चला गया है। बीएसपी का 19-20% वोट, 19.5-20% वोट था, उसमें 13% वोट रह गया विधानसभा चुनाव में। और उस वोट में मुसलमान भी था, उस वोट में अति पिछड़े भी थे, उस वोट में दलित भी थे। अति पिछड़ों का एक बड़ा तबका 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ भी गया है। दलितों मुसलमानों का हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया है, जो जाके उनका वोट 36-37% हुआ। 13% जो वोट बचा है बीएसपी का, उसमें आज भी सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है और जाटों की है। तो ये मानना कि पूरा का पूरा बीजेपी ने ले लिया, ऐसा कर लिया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उस थ्योरी से कुछ गया होगा, लेकिन ऐसा। और मायावती का जो आधार, मायावती अपना वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता इसलिए रखती थी कि जब प्री पोल गठबंधन मायावती करती रही है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। 1993 में बीएसपी ने मुलायम सिंह से किया था, 1996 में कांग्रेस से किया प्री पोल गठबंधन, और 2019 में फिर अखिलेश से प्री पोल गठबंधन किया। बीजेपी से कभी प्री पोल गठबंधन नहीं किया, बीजेपी से हमेशा पोस्ट पोल गठबंधन किया। तो मायावती जानते हैं कि बीजेपी से प्री पोल गठबंधन में उनका नुकसान है, इसलिए उन्होंने हमेशा गैर बीजेपी पार्टियों के साथ प्री पोल गठबंधन किया और उसका फायदा भी उनको मिला। 93 में जब बीएसपी की ताकत जो बढ़ी, वो उस गठबंधन की वजह से बढ़ी। 2007 उसका पीक था बीएसपी का, उसके बाद वो ढलान पे है। ठीक है, हमारे पास बस 1.5 मिनट का ही समय बचा है। 1 मिनट। मनोज, क्या अगले आने वाले 6 चरणों में ये जाति का खेल और बढ़ता दिखाई देगा या अपवाद है पहला चरण? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जवाब दें तो। नहीं, बिल्कुल अपवाद नहीं है, बिल्कुल अपवाद नहीं है। अभी आप इसको पूर्वांचल की तरफ आने दीजिए और बुंदेलखंड की तरफ जाने दीजिए, वहां पे आपको इन जातियों का असर दिखने को मिलेगा। ये पूरी तौर पर जातियों का चुनाव है। जातियां चुन चुन के प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं। जातियां कटे,
इसलिए उस तरीके के प्रत्याशी हर पार्टी जगलिंग कर रही है, उसी हिसाब से प्रत्याशी दे रही है, टिकटें काट रही है, नए प्रत्याशी दे रही है। आपको जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, जहां से राम मंदिर का मुद्दा उठा है, जिस पर अभी भी एक कि राम मंदिर बन गया है, ये एक बहुत एक राम मंदिर के मुद्दे की गूंज नहीं सुनाई दे रही चुनाव के लिए। जातियों का इस तरह से उभरना, मतलब उनकी चर्चा फिर से हो जाना, क्या ये प्राण प्रतिष्ठा का मामला उसकी जितनी उम्मीद कर रहे थे चुनावी लहर में तब्दील करने की बीजेपी, क्या वो नहीं हो पा रही है? आज भी ब्लॉक लेवल पर, मजरे लेवल पर वहां के कार्यकर्ताओं को, वार्ड अध्यक्षों को, बूथ लेवल पर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बसें ले जाते हैं, लोगों को राम मंदिर दिखाने ले जा रहे हैं। वजह, उसके पीछे की वजह है कि इन जातियों, जो कि जातियों पर ही चुनाव हो रहा है, हाँ। इन जातियों को फिर किसी तरीके से, वो मुफ्त का राशन अलग बात, इन जातियों को फिर किसी तरीके से धर्म के चोले में लाया जा सके और इस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सीट प्रतिष्ठा ज्यादा से ज्यादा स्थापित की जा सके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये पुट किया है, प्राण प्रतिष्ठा और सीट प्रतिष्ठा। पर ये कड़वी हकीकत जाति ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं थोड़ा सा आइडियलिस्टिक क्वेश्चन से आखिरी सवाल, प्रोफेसर बद्री नारायण, आपने इतना काम किया है जाति पर, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा रहेगी भारतीय समाज में और अपनी तरह से क्रैक करती रहेगी मेटा नैरेटिव को। लेकिन ये चुनाव 3 मेटा नैरेटिव का चुनाव है। एक तो मोदी इमेज का चुनाव है, ये चाहे मोदी को हटाइए चाहे मोदी को रखिए। दूसरा जो है, कोई और नैरेटिव नहीं है चुनाव में। दूसरा जो है, ये चुनाव इस तरह के जातीय असर्शन से, इस तरह के मेटा नैरेटिव को क्रैक करने का भी चुनाव है। कहीं ना कहीं ये क्रैक करने की कोशिश हो रही है। तीसरी तरफ ये अंडर करेंट में हिंदुत्व की चेतना के प्रवाह का चुनाव है, जो दिखता नहीं है। आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे क्रैक्स, कई जगह वो जो सीमेंट कह रहे थे ना, वो कमजोर नहीं है, अभी भी मजबूत है। और वो सबसे बड़ा इमेज बेनिफिशियर, मैंने जब ये राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन हुआ था, उसी समय हमने संदीप जी ने एक्सप्रेस में लिखा था कि राम जन्मभूमि कोई एजेंडा नहीं बनाने जा रही है इस चुनाव में, एजेंडा मोदी इमेज और बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस होगा। चलिए, तो मतलब जाति हुंकार भर रही है, धर्म ज्यादा बड़ा पुट होगा, या दरअसल असल मुद्दों को लेकर भी अब वोट करता दिखाई देगा, करिश्मा चलेगा, या ये जो मौन है, ये चुप्पी है, ये कुछ ऐसा कह रही है जो अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं? 4 जून है, पता लग जाएगा, और हर चरण में कुछ ना कुछ और नई बातें आएंगी सामने, उसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। तो बात हो रही है लोकसभा चुनाव की। पहले चरण में क्या जाति हावी होती दिख रही है? जाति और हाथी की हम बात कर रहे थे, खास उत्तर प्रदेश पर हमारा ध्यान केंद्रित था। विनोद प्रसाद हैं, खगौल में रहते हैं, बिहार में। वो कह रहे हैं देश में टिकट बांटने से लेकर मतदान तक जाति हावी रहती है। यही तो कड़वी हकीकत है और इसे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और सक्षम नौटियाल हैं, देहरादून में रहते हैं, उनका कहना है बीएसपी का कोर वोटर वापस आ गया तो बड़े बड़े नेताओं की हार होगी। खेल बदल जाएगा क्या, या इंतजार करें? इंतजार तो हम करेंगे, हम भविष्यवक्ता कतई नहीं है। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।